हो गया। हेलो, गुड इवनिंग, है ना। जैसा कि मैंने बोला था आपको लास्ट क्लास में कि हम आज एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं टॉपिक, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर शुरू हो गया है और उसमें ट्रिगो का रिक्वायरमेंट होगा आपको, है ना। दो वेक्टर के बीच में जब आप एंगल निकालेंगे तो ट्रिगो का यूज होगा, इसलिए हम आज पहले ट्रिगो पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक, है ना, बिल्कुल जो 10th में आप पढ़े होंगे। अगर बाई चांस कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी आपको, वो भी मैं यहाँ पे आपको रिपीट करूँगा, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत आराम से पढ़ेंगे ट्रिगो। उसके बाद मैं आपको लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो हेडिंग दे दीजिए ट्रिग्नोमेट्री, है ना, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ ट्रिगो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, है ना। 3 आइडेंटिटीज आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना, मैं उसको भी रिपीट करूँगा आपको ना, प्रूफ करूँगा कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की जब हम बात करेंगे तो एंगल मेजरमेंट, आपको एंगल मेजर करने आना चाहिए, है ना। तो एंगल कैसे मेजर करते हैं, डिग्री अभी तक आपने पढ़ा होगा, जो भी 10th के स्टूडेंट है ना, डिग्री के बारे में पढ़ा होगा आपको। एक सर्कल कितना एंगल बनाता है, एक अगर आप एक राउंड अगर आप रोटेट करेंगे, पूरा एक राउंड कंप्लीट करेंगे आप रोटेशन, कितना एंगल मेजर करेंगे आप, 360 डिग्री, कितना करेंगे 360 डिग्री, ठीक है। तो अभी तक हम लोग आप लोग जो एंगल मेजरमेंट पढ़े हैं आप, एंगल मेजरमेंट, है ना, किसमें पढ़े हैं, डिग्री में, ठीक है, डिग्री। और एक और हम पढ़ने वाले हैं रेडियन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जितना डिग्री उतना रेडियन इंपॉर्टेंट है। और भी होता है ग्रेड बोलते हैं, है ना, सेंटीग्रेड सिस्टम में पढ़ते हैं वो, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियन और डिग्री। डिग्री के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, रेडियन के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। फिर दोनों में रिलेशन पढ़ेंगे कि आप किसी भी एंगल को जो डिग्री में है उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, और वही एंगल अगर रेडियन में गिवन है तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप उसी को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में रिलेशन पढ़ेंगे। रेडियन होता क्या है ना, रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, सर्कल से देखिए, क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम है ना, ये जो रेडियन है सर्कुलर सिस्टम में यूज करते हैं, है ना, किस में यूज करते हैं, सर्कुलर सिस्टम में। तो इसका रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए, अगर आप यूनिट सर्कल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यूनिट सर्कल, बाद में इसको जनरलाइज करेंगे, यूनिट सर्कल ले रहे हैं। यूनिट सर्कल कहने का मतलब इसका रेडियस कितना है, 1, इसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट, कितना है, 1 यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, आर्क, ये क्या है मेरा आर्क, टोटल पूरा आर्क का लेंथ को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर 1 यूनिट का आर्क है ना, ये आर्क का लेंथ भी अगर 1 यूनिट हो, तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा सेंटर पे, कहाँ, सेंटर पे, देखा मेरा सेंटर, ये क्या है मेरा सेंटर है। तो जो अगर रेडियस 1 यूनिट है तो आर का लेंथ भी कितना लेंगे, 1 यूनिट, और ये जो एंगल थीटा फॉर्म होगा, थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 रेडियन इसको बोलते हैं। इट मीन्स एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट सेंटर इन यूनिट सर्कल इज नोन एज 1 रेडियन। कितना बोलते हैं इसको, 1 रेडियन। फिर आप बोलेंगे सर ये यूनिट सर्कल में ऐसा होता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इसको जनरलाइज कैसे करते हैं, कोई अगर आर सर्कल है, इसका रेडियस कितना है, आर, ठीक है, तो हम एक आर्क लेंगे, कितने लेंथ का, आर, ये मेरा सेंटर में क्या, ये थीटा, इस आर्क का लेंथ भी कितना लेंगे, आर, दोनों क्या लेंगे, सेम। तो जो एंगल फॉर्म होगा, ये जो आर्क जो एंगल फॉर्म होगा, फॉर्म करेगा सेंटर पे, कितना करेगा, 1 रेडियन, है ना। एक और तरीका है, ऐसा नहीं है, एक आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, पढ़े हैं 10th में, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, है ना। L क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या होता है, रेडियस,
थीटा किस में होता है? रेडियन में। कभी यहाँ पर जो थीटा होता है वो डिग्री में नहीं लेते हैं, किस में लेते हैं? रेडियन में लेते हैं। थीटा किस में लेते हैं? रेडियन, है ना। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, है ना, विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर, है ना, कि कैसे होता है, बट वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। थीटा के लिए क्या होता है? एल बाई आर, है ना। तो एल कितना है? आर। थीटा भी कितना है? आर। तो थीटा इक्वल टू आर अपॉन आर, कैंसिल, कितना आ गया? 1। इसको क्या बोलते हैं? 1 रेडियन, ठीक है। तो ये तो होगा कि 1 रेडियन किसको बोलते हैं, है ना। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है हमको। रिलेशन कैसे निकालेंगे? अगर आप एक सर्कल, है ना, एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करेंगे, एक सर्कल फॉर्म करेंगे, कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री, है ना। इन वन रोटेशन एंगल फॉर्म्ड इन डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। तो क्या हम एक राउंड जब कंप्लीट करेंगे वो एंगल क्या हम रेडियन में भी निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर हमको रेडियन में मिल जाएगा तो फिर हम दोनों को क्या करेंगे? इक्विवेलेंट कर देंगे, इक्वल कर देंगे, फिर हमको रिलेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल 1 रुपीज इक्वल टू, आपने पढ़ा है कितना होता है? 100 पैसा होता है। तो ये भी क्या है? मेजरमेंट करने का है। रुपये को मेजरमेंट करने का अलग अलग यूनिट है, रुपया है, पैसा है, आप पर बोलते हैं, ठीक है। तो 1 रुपीज इक्वल टू अगर आप 100 पैसा लिखेंगे तो दोनों में क्या गया? रिलेशन आ गया कि 1 पैसा इक्वल टू कितना रुपया हो गया, या 1 रुपीज इक्वल टू कितना पैसा होगा। तो अगर इन दोनों में रिलेशन निकालना है आपको डिग्री और रेडियन में, तो अगर एक पूरे कंप्लीट सर्कल में, एक रोटेशन में 360 डिग्री होता है, तो उतने में ही अगर हम ये निकाल लें कि कितना रेडियन होगा, तो एंगल तो एंगल होता है, आप रेडियन में मेजर करो चाहे डिग्री में। अगर एंगल पूरा एक, अगर इस पूरे एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इक्वल नहीं होगा, या तो आप डिग्री में मेजर कीजिए या रेडियन में मेजर कीजिए, ठीक है। बस यूनिट अलग अलग होगा, बट दोनों का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। जब आप पूरे सर्कल की बात करेंगे, एक सर्कल की बात करेंगे, तो ये आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा? सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सरकमफेरेंस के बराबर। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन आर। एल कितना हो जाएगा? सरकमफेरेंस कितना होता है सर्कल का? पढ़ोगे 2 पाई आर अपॉन रेडियस कितना हो गया? आर। आर से आर क्या हो गया? कैंसल। थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 2 पाई रेडियन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे अभी रिलेशन आने वाला है दोनों में। थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई रेडियन। कितनों में? पूरे एक सर्कल जो फॉर्म कर रहा है एंगल, कहाँ पे? सेंटर पे। कितना फॉर्म कर रहा है? 2 पाई रेडियन। यही सर्कल सेंटर पे डिग्री के फॉर्म में कितना एंगल फॉर्म करता है? 360 डिग्री। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। देखिए रिलेशन आने वाला है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो अब यहां से तो रिलेशन आ गया। अब इसको नॉर्मलाइज करते हैं। कैसे? 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया? ये 180 डिग्री। इसे नोट करते जाएंगे, है ना। 360 इक्वल टू 2 पाई इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया? पाई रेडियन, है ना। क्योंकि ये सब जो वैल्यू है 180, 360 स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, कई बार यूज होगा इन फ्यूचर, है ना, बहुत जगह यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा या 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, क्योंकि अगर 1 डिग्री इक्वल टू मुझे पता चल जाएगा कितना रेडियन होता है, तो फिर कुछ भी पूछेगा आपसे आप निकाल सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर 1 मार्कर का रेट पता है मुझे कि 10 रुपया है, तो आपसे पूछेगा 10 मार्कर का रेट बताइए कितना होगा, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिटी मेथड लगा करके। सिंपली यहाँ पे भी 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन वो निकाल लेते हैं, फिर 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन, है ना। ये पहला रिलेशन आ गया, है ना। पहले तो एंगल मेजरमेंट हेडिंग दीजिएगा, लिख लीजिएगा डिग्री और रेडियन दो पार्ट में। 1 रेडियन क्या होता है यहाँ पे लिख लीजिए, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, है ना। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ये हेडिंग देने के बाद आप यहां से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, उसके बाद आप यहां से लिखना शुरू कीजिएगा, है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी हम यूज करने वाले क्लास में वो नोट डाउन करिए, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है ना, बहुत सारी चीजें भी बताना है।
है ना। कहीं पे इसमें कुछ पे डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, मैं फिर से उसको रिपीट कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, फाइनली ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ आपको, है ना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बस वो बताते चल रहा हूँ, फॉर्मूला वगैरह मैं आपको बताते चलूँगा, है ना, वो आप बस नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू आ गया पाई अपॉन 180 रेडियन। सिमिलरली 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होगा वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, है ना, ये भी लिख सकते हैं 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों का ये जो रिलेशन है डिग्री और पाई में, है ना, अगर ये आपको पता रहेगा तो आप इजीली, है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या है 11 जैसे 11th में आपको जो फर्स्ट यूनिट है ना, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 NCERT 11th, उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, रेडियन से कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, डिग्री से कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, है ना, दोनों नोट कर लीजिए, है ना। एक और बार नोट कर लीजिएगा, है ना, नोट करके लिख लीजिएगा, है ना। ये जो डिग्री वाले सिस्टम है, जैसे आप पढ़ेंगे ना, मीटर क्या है, एक यूनिट है, लेंथ मेजर करते हैं, उससे क्या एक और यूनिट है, उससे छोटा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, है ना, सब क्या यूनिट है ना। बहुत छोटा छोटा अगर क्वांटिटी मेजर करना हो तो इसमें भी है। अगर बहुत छोटा एंगल मेजर करना हो आपको, बहुत छोटा एंगल टेंडिंग टू जीरो अगर आपको मेजर करना हो तो क्या होता है, कभी कभी डिग्री में मेजर करना पॉसिबल नहीं है ना, तो उससे भी छोटा यूनिट हम डिफाइन करते हैं, है ना, मिनट, है ना, नोट में लिखिएगा। वो इसी सिस्टम में यूज होता है, सेक्साडेसिमल जिसको बोलते हैं, जिसमें हम डिग्री यूज करते हैं। तो जो 1 डिग्री इक्वल टू क्या बोलते हैं 60 मिनट, 60 डैश, ऊपर डैश रिएक्शन का क्या होता है मिनट। कहने का मतलब कि 1 डिग्री जो एंगल होता है, सपोज कीजिए 1 डिग्री एंगल है, सपोज कीजिए ये क्या है 1 डिग्री एंगल है ना। कैसे इसको डिफाइन करते हैं 1 मिनट को, अगर इस 1 डिग्री एंगल को 60 पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो एक पार्ट होगा उसको हम 1 मिनट बोलते हैं। इट मीन्स 60 मिनट मिलकर के कितना बनता है 1 डिग्री। और छोटा ले रहे हैं, क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना, दिख रहा है डबल डैश, मतलब किसका मिनट है 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा 60 सेकेंड। मतलब जो 1 मिनट जो डिग्री है मेरा, उसको भी अगर 60 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो जो एक पार्ट होगा किसके इक्वल होगा 1 सेकेंड के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर 60 पार्ट को अगर मिलाएंगे एक साथ सेकेंड वाला पार्ट को तो क्या बनेगा 1 मिनट बनेगा, ठीक है। तो हम ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो हम यूज करने वाले हैं। एक तो रेडियन, डिग्री, मिनट और सेकेंड, है ना, ये क्या है मिनट, ये क्या है सेकेंड, ठीक है। अब हम देखिएगा बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं हमको दिक्कत नहीं है। आराम से आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, है ना, कि है ना कन्वर्ट 60 डिग्री 30 मिनट इनटू रेडियन, है ना, ये कन्वर्ट करना हो आपको, है ना, 60 डिग्री 30 मिनट इनटू रेडियन, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको रेडियन, देखिए बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखिए, रेडियन में कन्वर्ट करना है। मिनट से रेडियन का रिलेशन है क्या हमारे पास, नहीं है। हमारे पास किसका रिलेशन है, डिग्री और रेडियन का रिलेशन है, डिग्री और रेडियन का रिलेशन है। तो अगर इस मिनट को हम कन्वर्ट कर दें किसमें, डिग्री में, ये जो मिनट है उसको किसमें कन्वर्ट कर दें डिग्री में, तो मेरा पूरा जो एंगल है
वो किस में आ जाएगा, डिग्री के फॉर्म में। और जैसे ही मेरा एंगल डिग्री के फॉर्म में आएगा हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसके फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में। सिंपली एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पहले क्या है 30 मिनट है ना, इसको हमको कन्वर्ट करना किसमें, डिग्री में। कैसे करेंगे, कितना होगा 30 मिनट इक्वल टू 1/60 इंटू 30। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री, 1/60 यूनिटरी मेथड। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60 इंटू 30 कितना हो जाएगा 1/2 डिग्री। देख रहे हैं, ऐसे सोच सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 30 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, हाफ डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल कितना हो गया, देखिए एंगल कितना हो गया डिग्री में, एंगल इन डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री पहले से था, तो 60 प्लस 30 मिनट इट मीन कितना, हाफ डिग्री 1/2, टोटल कितना हो गया देखिए 121/2 डिग्री। टोटल कितना हो गया 121/2 डिग्री, इट मीन 60.5 डिग्री। अब हमारे पास देखिए रिलेशन है ना, वो रिलेशन में वहां लिखा था, मैं लिख दे रहा हूं फिर से। 1 डिग्री इज इक्वल टू 180/पाई पाई अपॉन 180 रेडियन है ना। इस रिलेशन का हम यूज करने वाले हैं कि कैसे 1 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन, तो इतना डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 121/2 इज इक्वल कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 121/2 रेडियन है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा है ना। कभी कभी हम पाई को 22 से बटा 7 ना 22/7 से रिप्लेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको एग्जैक्ट निकालना हो, वैल्यू निकालना हो, पॉइंट में डिवाइड करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हो, तो पाई को 22/7 भी लिख सकते हैं ना, पाई इज इक्वल टू 22/7 भी यूज कर सकते हैं है ना। तो एग्जैक्ट आंसर आपको पॉइंट में आ जाएगा है ना, आप उसको कैलकुलेशन करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कहीं कुछ मुश्किल नहीं होने वाला, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं आप, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये जेई के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में है ना। कभी कन्वर्जन का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे है ना, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना कैसे करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको बस कराया आपको, ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया हो। ऐसा नहीं कि पता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जेई में सिर्फ वही पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आता हो, ऐसा नहीं है ना। उसके क्योंकि जेई का क्वेश्चन बनाने के लिए उसके जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं ना वो भी आना चाहिए आपको, तब आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बहुत इजीली, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इसको नोट डाउन कर लीजिए है ना। अब देखिए मेन मेरा टॉपिक शुरू हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। अब आपने जैसे पढ़ा होगा, जो 3 आइडेंटिटी मैंने बताया आपको अभी 10th में जो पढ़ा है, उसको आपने ट्रायंगल के हेल्प से आपने उसको प्रूफ किया होगा 10th में। आपको अगर आपको याद होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल लिया होगा आपने, जिसमें रिलेशन क्या होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b² है ना। तो वहाँ से आपने तीनों आइडेंटिटी को प्रूफ किया होगा, बहुत ईजी होता है ना। मैं यहाँ आपको यूनिट सर्कल के हेल्प से है ना, सर्कल के हेल्प से आपको सारे आइडेंटिटी आपको मैं प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। और सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रेशियोज हैं, सॉरी 6 होते हैं, उन सबके बारे में पढ़ने वाले हैं ना। एक एक चीज़ पूरा उसका जो बोलते हैं ना, पूरा बायोडाटा पढ़ने वाले हैं, सब कुछ, कब उसका साइन चेंज होगा, उसका वैल्यू क्या होता है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, सारी चीज़ें भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूनिट सर्कल के हेल्प से, ऑलरेडी ट्रायंगल के हेल्प से आपने पढ़ा होगा है ना, ऑलरेडी सबको पता है। राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके आप इजिली 3 आइडेंटिटी तो प्रूफ कर ही सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा है ना, क्योंकि अब जो एंगल है, अभी तक आपने 0 से 90 डिग्री पढ़ा था 10th में, बट अब जो एंगल है वो अनलिमिटेड होगा, उसका कोई लिमिट नहीं होगा, कुछ भी एंगल दे सकते हैं वो लोग, ठीक है।
देखिए मैं एक यूनिट सर्कल है ना बना रहा हूं, एक्स वाई देखिए इसमें कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा, मैं हर चीज़ ऐसे बताता चलूँगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया तो पूछ लेंगे, ठीक है ना। ये मेरा यूनिट सर्कल है, ये क्या हो गया इसका सेंटर। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है मैंने बताया था आपको, जिसका रेडियस 1 होता है, ठीक है। ये रेडियस कितना हो गया 1। एक पॉइंट मान लेते हैं P A, B, है ना, जो कि कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री, है ना। एक चीज और बता दे रहा हूं, जो एंगल है ना, हम कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, AC/W एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, है ना। कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव लेते हैं एंगल को, क्या लेते हैं एंगल को, जो मेरा लेते हैं पॉजिटिव। अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, है ना। जैसे देखिए अभी हमने एंगल कैसा लिया है, ये थीटा लिया है, तो किस में लिया, एंटी क्लॉकवाइज। हालांकि ये चीज़ें पता होती फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जनरली हम एंगल कैसे मेजर करते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, घड़ी की दिशा में अगर मेजर करेंगे तो एंगल क्या लेंगे, निगेटिव लेते हैं, है ना, पता होना चाहिए आपको। तो देख रहे हैं जो सर्कल है, इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। कितने क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट में। टोटल एंगल कितना होता है 360। अगर आपको 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 90 होगा, 90 90 90 4 बनेगा। ये कितना हो गया 0 डिग्री। ये कितना होता है 90 डिग्री। ये कितना होता है 180 डिग्री। ये कितना होता है 270 डिग्री। और वापस से कितना हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। 0 से शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ और कहां पे गया, ये जो P पॉइंट है देख रहे हैं, ये P पॉइंट को देखिए, सर्कल पे एक पॉइंट है P, क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल पॉइंट करने का मतलब क्या होता है, वो इस सर्कल में घूम रहा है। सर्कल को इसी तरह डिफाइन करते हैं ना, 19th में पढ़ा होगा आपने कि एक पॉइंट है इस तरह से मूव कर रहा है प्लेन में कि उसका डिस्टेंस हमेशा इस फिक्स पॉइंट से क्या है, कांस्टेंट है, उसी को तो सर्कल बोलते हैं। तो ये P पॉइंट क्या है, वेरिएबल है। अब ये P पॉइंट मूव कर रहा है पूरे प्लेन में, तो एंगल कैसे चेंज होगा, यहाँ 0 से शुरू हुआ, धीरे धीरे एंगल बढ़ता गया, पूरा कितना हुआ, एक राउंड कंप्लीट किया। 0 से कितना एंगल मूव किया वो 360 डिग्री, पूरा एक कंप्लीट सर्कल में, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, जब P पॉइंट मूव करेगा तो क्या होगा, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगे यहाँ से, है ना। तो एंगल यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, अगर आप क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव होगा, ठीक है ना। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। एंगल रेडियन में भी लिख सकते हैं, आपको पता ऑलरेडी 0 डिग्री कितना, रेडियन में कितना होगा 0। 90 डिग्री कितना रेडियन होता है, π/2। अरे निकाल सकते हैं ना, अभी मैंने बताया रिलेशन। 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, π 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 90 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, π/2। ये एंगल कितना हो जाएगा, π/2, है ना। रेडियन में लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं। ये पाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3π/2 और ये कितना हो जाएगा 2π, है ना। अब रेडियन में लिख सकते हैं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसका रेडियस 1 यूनिट है तो ये लेंथ में कितना होगा 1 यूनिट। ये जो लेंथ है ये भी क्या है, इसका रेडियस है। ये लेंथ अगर 1 यूनिट है तो क्या इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 1,0, है ना। क्योंकि अगर x डायरेक्शन में लेंथ 1 यूनिट है तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा 1, और अगर ये x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0,1, क्योंकि y में लेंथ कितना है 1 यूनिट और ये y एक्सिस पे है तो x कितना हो जाएगा इसका 0। सिमिलरली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं -1,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0,-1, ठीक है।
अब देखिए एक एक करके मैं सब कुछ प्रूव करने वाला हूँ, बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे भी हम ट्रायंगल का भी यूज करेंगे, नो डाउट, है ना। ये मेरा यूनिट सर्कल है, ये चारों पॉइंट मैंने नोट करा दिया, है ना? इसका यूज कहाँ है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए पी से, एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना, एम मान लेते हैं, ये मेरा क्या सेंटर ओ। देख रहे हैं ट्रायंगल फॉर्म हो गया पी ओ एम, दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, पी ओ एम। इन ट्रायंगल पी ओ एम, है ना, इन ट्रायंगल पी ओ एम, देखिए तो साइन थीटा, है ना, इसको क्या मान लेते हैं, अगर ये मेरा ए कॉमा बी है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ए के इक्वल, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, बी के इक्वल। मैंने अभी बताया आपको कि अगर ए कॉमा बी लिखा है किससे कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या होता है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में कितना है, ए यूनिट है, और उसका डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में कितना है, बी यूनिट है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, बोलिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी अपॉन 1, इट मींस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, बी। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, ए बाई 1, तो कॉस थीटा कितना हो गया, ए। देख रहे हैं, इट मींस ये जो पॉइंट है ए कॉमा बी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। जब सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे 11th में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कुछ सीखेंगे इसके बारे में, है ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बट फिलहाल इतना जितना यूज मैं बता रहा हूँ, इट मींस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और बी को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। मतलब पी का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे, हमने यहाँ पे देखा अभी, साइन थीटा इक्वल टू बी आ रहा है और कॉस थीटा इक्वल टू ए आ रहा है, ठीक है। देखिए आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए इस रिलेशन का यूज करने वाले हैं, देखिए कैसे, नाउ देखते हैं इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी ओ एम, है ना, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है मेरा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर क्या है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देख रहे हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी आपका प्रूफ हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देख रहे हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, है ना, इसको नोट डाउन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एटलीस्ट लिख लीजिए, है ना। इस जो आइडेंटिटी है मेरा, इसको कॉपी में लिख लीजिए ना, क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे तो इसका यूज आएगा वहां पे। कुछ भी इसमें डाउट हो, है ना, आप इंस्टेंट पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ भी इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। हाँ, ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ा है, अभी कुछ नया आया नहीं, अभी थोड़ी देर में नया आने वाला है ना, बहुत जल्द आने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना, ये फार्मूला बस नोट डाउन कर लीजिए, सिर्फ ये फार्मूला बस, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी कुछ जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी बोर्ड भी मिटा नहीं रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि इसका बहुत यूज है, बहुत कुछ अभी यहाँ से डिराइव करने वाले हैं ना, बहुत सारे पॉइंट। ओके, और अगर किसी को नोट्स लिखना हो यहाँ से, तो ये जो आपका वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहा है, तो वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो उसका टेंशन मत ना लें। फिर जो मैं बोल रहा हूँ बस वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं, तो क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका यूज करने वाला है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, बी, एंड कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, ए, ठीक है, आया ना, ए और बी, कॉस थीटा ए, साइन थीटा बी, है ना। अब देखिए तो एट थीटा इक्वल टू, अब धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, देखिएगा एट
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। पहले 0 डिग्री की बात करते हैं। 0 डिग्री मतलब कहाँ, यहाँ पे है ना, ये जो P कहाँ है, P कहाँ है, यहाँ पे इस लाइन पे है ना, क्योंकि 0 डिग्री मतलब क्या, ये एंगल नहीं बन रहा, तो ये P पॉइंट कहाँ होगा, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे होगा, तभी तो 0 डिग्री एंगल होगा। फिर धीरे धीरे मूव करेगा तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब पूरा रोटेशन करेगा तो 360 एंगल बनेगा। समझ आ रही बात। तो अभी P पॉइंट कहाँ है, इस एक्स एक्सिस पे। तो इस एक्स एक्सिस पे A का वैल्यू कितना है, देखिए तो 1। एक्स एक्सिस पे A का वैल्यू कितना है 1 और B का वैल्यू कितना है 0। दिख रहा है आपको, A का वैल्यू कितना है 1 और B का वैल्यू कितना है 0। इट मीन्स एट 0 डिग्री cos थीटा यानी cos 0 डिग्री कितना है 1 एंड sin 0 डिग्री कितना है 0। ऑलरेडी आपको पता है ये बात कि सर cos 0 1 होता है, sin 0 क्या होता है 0 होता है। बट ये चीज हमने 10th में विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, है ना। सब सारे जो एंगल है 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री सब हमने कैसे डिराइव किया था, विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। बट यहाँ पे हम सर्कल का यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत इजी है सर्कल से समझना। सारी चीजें एक सर्कल से आपको सब साइन वगैरह सब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, सिर्फ इस एक यूनिट सर्कल से सीख जाएंगे। देखिएगा कैसे 0 डिग्री आ गया वैल्यू, cos 0 कितना आया 1, sin 0 कितना हो गया 0। दूसरा स्टैंडर्ड वैल्यू किस चलते हैं, पहले 90 पे चलते हैं, है ना, किसके तरफ 90 की तरफ। जब 90 की तरफ हम मूव करेंगे यहाँ पे 90 की तरफ, तो एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या π/2 रेडियन। जनरली अब क्या है कि जैसे आप 11 12 में आप जब पढ़ेंगे आप, है ना, तो डिग्री में बहुत कम एंगल यूज करते हैं, है ना, ज्यादा किस में यूज करते हैं रेडियन में। तो आदत डालिए धीरे धीरे रेडियन में लिखने का, ठीक है। तो 90 डिग्री इट मीन्स π/2 रेडियन। तो 90 डिग्री मतलब कहाँ है, ये जो मेरा P पॉइंट है 90 डिग्री बना लिया, मतलब ये 90 देख रहे हैं 90 डिग्री, मतलब P पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे आ गया है। जब P पॉइंट यहाँ है तो A का वैल्यू कितना है 0। A का वैल्यू कितना है 0। A कौन है cos थीटा, A कौन है cos थीटा है। इट मीन्स cos 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 0। sin 90 देखिए तो B का वैल्यू चेक कीजिए कितना है, B का वैल्यू कितना है 1, तो sin 90 कितना हो गया 1। सबको पता क्योंकि 0 से 90 पढ़ा है आपने, 180 नहीं पढ़ा आपने, ठीक है ना। 180 चेक करते हैं। एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, cos 180 कितना देखिए तो, cos 180 मतलब A का वैल्यू देखिए, A का वैल्यू कितना है यहाँ पे -1, मतलब cos 180 कितना हो गया -1। sin 180 देखिए तो कितना है 0। देख रहे हैं B का वैल्यू कितना है 0, दिख रहा है यहाँ पे B का वैल्यू 0। sin एट थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, cos 270 डिग्री कितना बोलिए 0, sin 270 कितना बोलिए -1। देख रहे हैं B का वैल्यू कितना है -1। वापस यहां पे आ गए पॉइंट पे, कितना एंगल बना लिया 360। एट थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, cos 360 डिग्री कितना होगा बोलिए 1, क्योंकि वापस यहां से शुरू किए थे, इस पॉइंट से शुरू किए हैं, यहां से वापस घूम के कहां आ गए उसी पॉइंट पे आ गए। जब वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ गए तो वैल्यू भी क्या होगा सेम होगा। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जो वैल्यू 0 डिग्री पे होता है वही वैल्यू 360 डिग्री पे भी होगा सबका, साइन कॉस टैन कॉट सबका। क्यों, क्योंकि साइन कॉस का वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो टैन कॉट वगैरह सबका वैल्यू भी क्या आएगा सेम ही आने वाला है। जो जितना वैल्यू 0 डिग्री पे आएगा उतना ही वैल्यू 360 डिग्री पे आने वाला है। समझ में आ रही बात। क्यों, क्योंकि सर्कल में है ना, जब आप सर्कल में घूम रहे हैं आप, तो कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप अभी आप खड़े हैं, पूरा एक रोटेशन अगर आप कंप्लीट करेंगे तो वापस कहाँ आ जाएंगे उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। लीनियर मोशन में ऐसा नहीं होता। अगर हम लीनियर मोशन कर रहे हैं, सपोज कि हम चल रहे हैं, है ना, तो हम कितना भी चलेंगे सेम पोजीशन पे वापस नहीं आने वाले हैं अगर हमको एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो, है ना, जब तक हम डायरेक्शन चेंज ना करें। बट इसमें ऐसा नहीं है, हम एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं बट फिर भी मेरा पोजीशन क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। कितने एंगल के बाद रिपीट हो रहा है 2 पाई के बाद या 360 के बाद। इसीलिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, जितने भी सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6 पढ़ा आपने, वो सब के सब
2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट करते हैं। आप ही सोचिए कि जो मेरा पॉइंट है यहाँ है, एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद वापस वहीं पे आ गए, तो फिर से सब कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1,0 ही होगा। क्या इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। मान लीजिए एक चक्कर हमने और लगाया, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर आप 2 पाई बार बार घूम रहे हैं, बार बार रोटेट कर रहे हैं, तो आप कितना भी रोटेशन कर लीजिए, 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड लगा लीजिए, वापस कहाँ आएंगे आप? उसी पॉइंट पे आएंगे। अगर वापस आप उसी पॉइंट पे आ रहे हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अभी करेंगे इसको, जनरलाइज करेंगे। अभी तो बस पढ़ रहे हैं, एक एक वैल्यू बता रहा हूँ मैं, अभी इसको जनरलाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलिए? साइन 360 डिग्री कितना हो गया? 0। देख रहे हैं, cos 0 1, cos 360 1, साइन 0 0, साइन 360 0। देख रहे हैं, वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि वापस 360 घूमने के बाद आप उसी पॉइंट पे आ गए हैं, उसी जगह पे आ गए। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पॉइंट पे है तो घूमने के बाद वापस आ रहे हैं, कहीं भी आप होंगे। मान लीजिए अभी ये थीटा एंगल बनाया, पी पॉइंट यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे है, इस पॉइंट पे पी है ना। अगर ये यहां से घूमना शुरू करेगा तो इसका राउंड कहाँ कंप्लीट होगा? यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो वापस कहाँ आ जाएंगे हम? वहीं पे आ जाएंगे। ठीक है ना, उसी पी पॉइंट पे। तो अगर आप एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वापस वहीं आ जा रहे हैं तो फिर से आपका वैल्यू वापस क्या होगा? वही होगा। ठीक है, इसका वैल्यू जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और इसको रेडियन में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, 90 डिग्री मतलब π/2, पाई 3 π/2, 2 पाई, है ना। इस तरह से रेडियन में लिखने का हैबिट बनाइए। बस ये नोट डाउन करना बस, उसको मैं अभी मिटाऊंगा नहीं। अभी बहुत कुछ वहां से सीखने वाले हैं अभी। जल्दी से नोट डाउन कर लिए। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि वन रोटेशन कंप्लीट करने के बाद या वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वापस हम कहाँ जा रहे हैं? सेम पोजीशन पे आ जा रहे हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 2n पाई। 2n पाई करने का मतलब क्या हुआ? 2 पाई का मल्टीपल। ध्यान से देखिएगा, क्यों लिखा हूं 2n पाई क्यों? देखिएगा 2n पाई करने का मतलब क्या हुआ? इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू n, है ना। 2n पाई देख रहे हैं, 2n पाई ऐड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 पाई इंटू n, n क्या है यहाँ पे? इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर है। सपोज कीजिए n का वैल्यू 1 लिया, निगेटिव ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, अभी पॉजिटिव समझा रहा हूँ। n का वैल्यू 1 लिया मतलब 1 इंटू 2 पाई मतलब कितना हुआ? 2 पाई मतलब कितना चक्कर? एक चक्कर लगाया, वापस कहाँ आ गए हम? उसी पॉइंट पे आ गए। तो क्या वैल्यू साइन थीटा या कॉस थीटा किसी का भी वैल्यू चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वापस हम घूम के उसी पोजीशन पे आ गए। मान लीजिए n का वैल्यू 2 ले लिया आपने, n का वैल्यू कितना लिया? 2 लिया, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 पाई मतलब 4 पाई। तो अभी हम यहाँ पे हैं, 4 पाई घूमिए, एक चक्कर लगाया, कितना हुआ? 2 पाई। 4 पाई मूव करना है मतलब एक चक्कर और लगाया, 4 पाई, वापस कहाँ आ गए? फिर वहीं पे आ गए। n का वैल्यू 3 ले लीजिए, 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 पाई। इट मीन्स कितना हमको घूमना है? 3 राउंड घूमना है हमको। 1 रोटेशन, 2, 3, वापस कहाँ जा रहे हैं? सेम पोजीशन, उसी पे आ जा रहे हैं। तो क्या वैल्यू चेंज होगा क्या?
बिल्कुल नहीं। इसलिए साइन थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। जब हम 2n पाई ऐड, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐड कर देंगे तो वापस वहां आ जाएंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सपोज कीजिए यहाँ पे है 30 डिग्री ऐड कर दिए, तो 30 डिग्री ऐड करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? कुछ इधर इधर आ जाएंगे, तो उसका भी वैल्यू सेम होगा क्या? इसका और इसका कोऑर्डिनेट सेम होगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर एक पॉइंट का, हर एक पोजीशन का एक अलग कोऑर्डिनेट होता है। कभी नहीं किसी दो पोजीशन का कोऑर्डिनेट कभी सेम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। समझ आ रही बात? किसी भी दो पोजीशन का कोऑर्डिनेट सेम हो ही नहीं सकता, नहीं बात समझ में आ रही बात? इसलिए ये जो वैल्यू है रिपीट क्यों कर रहा है? क्योंकि हम 2 पाई घूम रहे हैं, और जब 2 पाई घूमने के बाद वापस हम उसी पोजीशन पे आ जा रहे हैं जिसमें पहले थे, इसलिए वैल्यू क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहां पे लिखेंगे n एलिमेंट ऑफ z, ये इंपॉर्टेंट है। n क्या है? इंटीजर है ना? ऐसा नहीं कुछ भी मल्टीप्लाई कर देना, बिल्कुल नहीं। n क्या है? यहाँ पे इंटीजर है, तो लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली कॉस के लिए भी लिख सकते हैं, सारे के लिए लिख सकते हैं, कॉट टैन सबके बारे में लिख सकते हैं, है ना? देखिए एक्चुअली होता क्या है कि साइन और कॉस को हम फंडामेंटल मानते हैं, है ना? फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मानते हैं। बाकी जो आप पढ़े होंगे, कॉस सेक क्या होता है? 1/sin होता है। सेक क्या होता है? 1/cos होता है। टैन क्या होता है? sin/cos होता है। कॉट क्या होता है? cos/sin। तो जितने भी बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ रही बात? तो इन दोनों के बारे में अगर हमको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा साइन कॉस के बारे में, तो आप बाकी चारों के बारे में भी सब कुछ बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए मैं 2 के बारे में भी पढ़ा रहा हूँ, साइन कॉस अभी चल रहा है, ठीक है? तो कॉस के लिए भी लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू कॉस थीटा n एलिमेंट ऑफ z, ठीक है? क्योंकि जब हम एक रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं तो वापस उसी पोजीशन पे आ रहे हैं, इट मींस x और y दोनों कोऑर्डिनेट सेम होगा। a क्या है? मेरा cos थीटा है, b क्या है? मेरा sin थीटा है, दोनों सेम हो रहा है ना? इसलिए sin थीटा प्लस 2n पाई इक्वल टू sin थीटा ही होगा, cos थीटा प्लस 2n पाई इक्वल टू cos थीटा ही होगा। समझ में आ रही है बात, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मैं डोमेन के बारे में बात करने वाला हूँ। रेंज के बारे में तो नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, है ना? अभी टाइम लगेगा, बट डोमेन के बारे में मुझे बात कर सकते हैं। अभी कैसे? देखिए अभी बात करते हैं साइन कॉस को देख रहे हैं। साइन कॉस को क्या किसी भी वैल्यू से प्रॉब्लम है क्या? थीटा यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, साइन कॉस को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। एक तरह से क्या है? ये पॉलिनोमियल टाइप का है ना? y इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, आप x इनपुट देते रहिए, वो आउटपुट है ना, घूमते रहिए, हमेशा x y का कोऑर्डिनेट का कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा। कहीं पे भी वैल्यू अनडिफाइंड हो रहा है क्या? x कोऑर्डिनेट मतलब cos थीटा, y कोऑर्डिनेट मतलब sin थीटा। तो अगर हम सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, कहीं भी ऐसा आपको लग रहा है कि सर x का वैल्यू डिफाइंड नहीं है या y का वैल्यू डिफाइंड नहीं है? कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। मतलब sin थीटा का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। cos थीटा का जो डोमेन होगा क्या हो जाएगा? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, है ना? हम एक साथ लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, फिर मैं लिखवाऊंगा उसको, ठीक है? है ना? तो अब थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, है ना? इसको जनरलाइज करते हैं। अभी देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था कि साइन जीरो डिग्री कितना होता है? 0 होता है, पढ़ा था ना अभी? साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है ना? वापस देखिए, वापस 0 कब हो रहा है? पाई पे। साइन वापस 0 कब हो रहा है? पाई पे। फिर 0 कब हो रहा है? देखिए 2 पाई पे। फिर 0 कब हो रहा है? 3 पाई पे। फिर 0 कब हो रहा है? 4 पाई पे। मतलब देख रहे हैं, पाई एंगल के बाद वापस क्या हो जा रहा है? वो 0 हो जा रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना? साइन 0 होता है, ये वापस 0 कब हो रहा है? साइन आधा राउंड कंप्लीट करने के बाद यहां पे देखिए 0 हो रहा है ना? फिर 0 कब होगा? मतलब हाफ राउंड कंप्लीट करने का मतलब पाई रेडियन मूव करने पे साइन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। कहां से? यहां से पाई रेडियन, है ना? 0 से। इट मींस साइन 0 होता है,
ठीक है ना, लेकिन सिर्फ 0 डिग्री पे 0 नहीं होता है। रेडियन में बात करते हैं, चलिए किस में बात करते हैं, रेडियन में। साइन 0 में 0 नहीं होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 होता है। मैं कैसे लिख रहा हूं, अरे समझ में आ रहा है, ये 0 आधा राउंड कंप्लीट करेंगे कितना हो गया पाई, फिर आधा राउंड कंप्लीट किया कितना हो गया पाई, पाई पाई ऐड करते जाइए, सब पे वैल्यू क्या हो रहा है 0। साइन 0 0, साइन पाई 0, 2 पाई 0, 3 पाई 0, 4 पाई 0, 5 पाई 0। क्या हम बोल सकते हैं n पाई पे 0 हो रहा है साइन। n पाई कहने का मतलब n क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। n क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए कि साइन 0 0 हो रहा है कब, इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू या तो 0 होगा या प्लस माइनस पाई होगा या प्लस माइनस 2 पाई होगा, है ना, डॉट 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 n पाई प्लस माइनस n पाई, क्या हो जाएगा ये n पाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। अरे यहां से मैं ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं, ये 180 डिग्री पाई है ना, प्लस माइनस 3 पाई डॉट डॉट। तो देख रहे हैं जितना भी इंटीग्रल मल्टीपल है पाई का, इंटीग्रल मल्टीपल करने का मतलब क्या होता है, इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। प्लस, अच्छा माइनस कहां से आ गया, मैंने बताया था आपको कि जब क्लॉकवाइज में एंगल लेंगे तो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां से अगर हम क्लॉकवाइज आधा राउंड चक्कर लगाएंगे तो कितना एंगल मेजर होगा, माइनस पाई, क्योंकि वैल्यू तो सेम होगा पाई, बस क्या आ जाएगा साइन माइनस, फिर आधा चक्कर और लगाएंगे तो -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई, ठीक है। तो साइन कहां कहां 0 होता है, एक 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इस सब पे क्या होता है 0 होता है, प्लस माइनस दोनों लगा देंगे, ठीक है। अभी हम जनरलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बताने वाले हैं कि साइन कब कब 0 होगा। कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे थीटा लिख लीजिएगा, थीटा है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 क्या इंप्लाई करा बताइए। अभी देखते हैं कॉस थीटा कब कब 0 हो रहा है ना, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहली बार कॉस 0 कब हुआ, देखिए π/2 पे 0 हुआ है कि नहीं, देख रहे हैं π/2 पे 0 हुआ। दूसरी बार 0 कब हुआ, 3π/2 पे, देख रहे हैं π/2 है ना, दूसरी बार 0 कब हुआ 3π/2। अगली बार 0 कब होगा, पाई और ऐड कर दीजिए, तो 3π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा 5π/2। उसके बाद 0 कब होगा, फिर से पाई ऐड कर दीजिए, इट मीन्स क्या हो रहा है प्लस माइनस π/2। प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम नेगेटिव में लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे तो माइनस में आएगा, अगर क्लॉकवाइज में हम मूव करेंगे घूमेंगे तो एंगल किस में आएगा, माइनस में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्लॉकवाइज में भी ले सकते हैं, है ना, वो भी एक सिस्टम का गलत नहीं है, हम क्लॉकवाइज में मूव कर सकते हैं, मेरी मर्जी। तो दोनों में आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस 90 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 कॉमन डॉट डॉट डॉट। देख रहे हैं, मतलब साइन 0, अभी तक हम क्या पढ़े थे कि सिर्फ 0 पे 0 होता है, ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट पॉइंट है, 1-2 पॉइंट नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट है। इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे हैं जहां पे साइन क्या होता है 0 होता है, इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे हैं जहां पे कॉस क्या होता है 0 होता है। देख रहे हैं, 1-2 पॉइंट नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट। साइन थीटा इक्वल टू 0 कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अभी तक कहा था आपने साइन थीटा इक्वल टू 0, अच्छा 0 डिग्री बस, बट ऐसा नहीं है, साइन थीटा इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन एक नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। 0 पे भी 0 होगा, प्लस माइनस 5, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, काउंटिंग करते रहिए, है ना, इनफाइनाइट तक चले जाइए, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू 0, सिर्फ 90 पे 0 नहीं होता है, अभी तक हमने एक ही सोल्यूशन पढ़ा था, इनफाइनाइट पॉइंट है ऐसे, इनफाइनाइट पॉइंट जहां पे कॉस 0 होता है। तो क्या इसके लिए अब कोई अगर हमसे पूछेगा कॉस साइन थीटा 0 कब होता है, तो क्या आप इतना पूरा इतना लंबा बताएंगे क्या आंसर, 0, 5 प्लस माइनस 5, 2 इतना बोलेंगे क्या, नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको जनरलाइज करके ना एक छोटा सा फॉर्मूला निकालना है, छोटा सा क्या बोलेंगे आंसर, देखिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू n पाई। n क्या है, n एलिमेंट ऑफ z, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। अब देखिए आप बोलेंगे सर ये दोनों सेम कैसे है, बिल्कुल सेम है। एन इंटीजर है ना, एन का वैल्यू 0 लीजिए तो 0 इंटू पाई 0, ये आंसर मिलेगा। एन का वैल्यू 1 ले लीजिए तो 1 इंटू पाई मिल जाएगा। एन का वैल्यू -1 लीजिए, -1 इंटू पाई -पाई मिल जाएगा। एन का वैल्यू 2 लीजिए, 2 पाई मिल जाएगा। एन का वैल्यू -2 लीजिए, -2 पाई मिल जाएगा। देख रहे हैं? तो इस पूरे आंसर को, जो मेरा इनफाइनाइट पॉइंट आ रहा है, कितने सोल्यूशन आ रहा है, sin थीटा इक्वल टू 0 जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है, उन सब को हमने एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया। थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई n एलिमेंट ऑफ z। इतना बोलने का मतलब है कि आपने वो पूरा इनफाइनाइट सोल्यूशन को आपने बता दिया। फिर पाई 2 पाई 3 पाई बोलने की जरूरत नहीं है। इस पूरे इनफाइनाइट सोल्यूशन को आपने एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया। ये मेरा इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया, थीटा इक्वल टू n पाई। आप n का वैल्यू देते जाओ इंटीजर, आपका वैल्यू मिलता जाएगा, जितना चाहिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात? इस पूरे इनफाइनाइट सोल्यूशन को हमने एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया, थीटा इक्वल टू n पाई। n मेरा क्या है, इंटीजर है। हर एक इंटीजर के वैल्यू के लिए एक सोल्यूशन मिलेगा आपको, डिफरेंट सोल्यूशन मिलेगा आपको। क्या इसी तरीके से हम cos थीटा का भी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं? कैसे? देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, कब होगा cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा क्या होगा, π/2, 3π/2, 5/2, 7π/2। ध्यान से दिख रहा है आपको, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिखा हुआ है। 1 इंटू π/2, 3 इंटू π/2, 5 इंटू π/2। अगला क्या आने वाला है, 7 इंटू π/2। उसके बाद अगला क्या आने वाला है, 9π/2। तो क्या दिख रहा है कि π/2 से एक ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, 2n + 1। सिंपल। ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, 2n + 1। तो क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू, इस सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम एक बॉक्स में बंद करने वाले हैं। क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 n एलिमेंट ऑफ z। देखिए आ गया आंसर, आ गया। पूरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन बॉक्स में बंद हो गया। थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। अब n का वैल्यू आप रखते जाइए, सारे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे आपको, सारे के सारे, एक भी नहीं छूटेगा। तो जो पूरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मेरा, ये इतना बार बार बता सकते हैं क्या किसी को? अच्छा ये इतने सारे पॉइंट नहीं बता सकते ना। आप सिंपली क्या बोल दीजिए, कोई पूछे आपसे cos थीटा 0 कब होगा, आप सिंपली बता दीजिए थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2 ले लो, cos थीटा 0 हो जाएगा। n पूछेगा n क्या है, n इंटीजर है। n क्या है मेरा, इंटीजर। ठीक है, क्योंकि एक दो पॉइंट हो तो आप बता सकते हैं, अगर सोल्यूशन इनफाइनाइट हो तो आप नहीं बोल के बता सकते हैं कि अच्छा इस पॉइंट पे 0 होगा, पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट सोल्यूशन को बोलना। लेकिन सारे सोल्यूशन को हम एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस जनरल फॉर्म को आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या है। इन सारे इनफाइनाइट पॉइंट को हमने एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, थीटा इक्वल टू n पाई, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2। ये वो एंगल है जहां पे sin थीटा और cos थीटा 0 होते हैं, sin थीटा और cos थीटा 0 होते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मेरा एक और क्लास है अभी। ठीक है, और ये जो बेसिक मैंने पढ़ाया है आपको, है ना, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप इसको दोबारा पढ़िएगा, ठीक है, और कोई भी इससे रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया है आगे का भी मत सोचिएगा। एक बार मुझे चैप्टर पढ़ाने दीजिए, जो आपको डाउट होगा मे बी वो भी क्लियर हो जाएगा। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। एक बार चैप्टर कंप्लीट होने दीजिएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपका, सारा डाउट क्लियर होने वाला, क्योंकि मैं कुछ छोड़ने वाला ही नहीं हूँ, है ना। मैं एक भी सिंगल टॉपिक नहीं मिस करूँगा ट्रिगो, क्योंकि मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए, नीट वालों के लिए भी और जेई के लिए भी। ठीक है, तो मैं कोई भी टॉपिक इसमें स्किप करने वाला नहीं हूँ, ये बात मान लीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, है ना। नीट वालों के लिए उतना नहीं जरूरत है, बट जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है।
तो उनको तो नहीं छोड़ सकते। तो लास्ट में हम एडवांस लेवल पे भी बात करेंगे इसके बारे में, ट्रिगो के बारे में, ठीक है। तो ये साइन कॉस के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं। अब इसके हेल्प से हम अगली क्लास में टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के बारे में बात करने वाले हैं, है ना, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उसके बाद फिर हम 6 जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके डोमेन, रेंज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ओके, थैंक यू, और प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है।